हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम शोध पररचना या रिसर्च डिज़ाइन के बारे में विस्तार से जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज शास्त्र या अन्य किसी भी विषय से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शोध पररचना, इसका मतलब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च और रिसर्च डिज़ाइन। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम पररचना भी कहते हैं। पर का मतलब पहले से रचना करना, किसी काम को करने से पहले रचना करना या पहले योजना बनाना पर रचना कहलाता है। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो उससे पहले एक योजना बनाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मकान का निर्माण करना है, भवन बनाना है, तो उसके लिए हम पहले से योजना बनाएंगे, किस मिस्त्री को वहाँ पर लगाया जाएगा, कितनी ईंटें लाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, बजरी सीमेंट क्रेशर आदि कितना लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, और कौन सी टाइलें वहाँ पर लगाएंगे हम, और कहाँ पर किचन होगी, कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पर बैठक होगी, कहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे। इन सब की एक प्लानिंग पहले से तैयार की जाती है और वो जो प्लानिंग की जाती है पहले से, वही डिज़ाइन कहलाता है, वही पररचना कहलाता है। इसी तरह से मान लीजिए शादी का प्रोग्राम है, तो शादी में भी हम पहले से एक योजना बनाएंगे, भी बारात कब जाएगी या कब आएगी, किस दिन हम शादी फिक्स कर रहे हैं, कितने वाहन लेकर जाएंगे, कितने बाराती आएंगे या कितने जाएंगे, कौन कौन सी मिठाइयाँ हम वहाँ पर बनाएंगे, या फिर जो लड़की है या लड़का है वो किस तरह से किस दिन कौन कौन से वो वस्त्र पहनेंगे। इस तरह की एक पहले से ही एक प्लानिंग की जाती है, उसी को हम पररचना कहते हैं। अब सामाजिक शोध के अंदर जब हम कोई भी शोध का कार्य करते हैं तो उसको शोध का कार्य से करने से पहले ही हम एक योजना बना लेते हैं। उसी योजना को हम पररचना या शोध पररचना या शोध अभिकल्प के नाम से जानते हैं। जैसे भी शोध का हम कार्य करेंगे तो उसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, निदर्शन सैंपलिंग किस विधि से लेंगे हम, सूचनाएं किन से प्राप्त करेंगे, उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, वर्गीकरण सारणीयन कैसे करेंगे। तो इन सब की पहले से जब हम एक योजना बना लेते हैं तो इसी योजना को शोध अभिकल्प कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना या ऐसी रूपरेखा है जो शोध कार्य करने से पहले ही तैयार की जाती है। अब हम यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि शोध पररचना क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है। शोध पररचना सामाजिक शोध के लिए विषय या समस्या, इसका मतलब जो भी हमारा शोध का विषय है, जो भी समस्या है शोध की, उसको निर्धारण करने के पश्चात शोध कार्य से पूर्व तैयार की गई एक संपूर्ण योजना या रूपरेखा को कहा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले हमने शोध का विषय चयन किया भी। जैसे मान लीजिए शोध का विषय है अपना कन्या भ्रूण हत्या, तो उस कन्या भ्रूण हत्या जो इस पर हमें शोध करना है, तो अब उस विषय से संबंधित शोध से संबंधित जो एक पूरी योजना हमने, एक रूपरेखा या योजना हमने तैयार कर ली, उसी को शोध अभिकल्प या शोध पररचना कहा जाएगा। शोध अभिकल्प और शोध पररचना एक ही बात है। अब शोध का मतलब क्या होता है, शोध का तात्पर्य नए सिद्धांतों का निर्माण करना, पुराने सिद्धांतों का सत्यापन करना। अब इन सिद्धांतों के निर्माण और सिद्धांतों के सत्यापन के लिए हम जो जो प्रक्रिया अपनाएंगे, उसका जो पहले से हमने योजना बनाई है, उसी को शोध पररचना या शोध अभिकल्प कहा जाता है। इसका कार्य शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करना है। अब पहले से हमने योजना बनाई है, उसी योजना के अनुसार हम चलेंगे, इसका मतलब वो हमें एक दिशा दे रही है। तो शोध अभिकल्पना का उद्देश्य शोधकर्ता या शोध कार्य को एक दिशा प्रदान करना है। अब शोध अभिकल्प शोधकर्ता के लिए एक सीढ़ी के समान हो गई, जिसके सहारे वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है। सीढ़ी के सहारे जैसे हम मंजिल या छत पर पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो शोध अभिकल्प है वो शोधकर्ता के लिए उसकी मंजिल का सहारा है। शोध पररचना शोध में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों, तथ्य संकलन के स्रोतों, निदर्शन चयन की विधियों आदि को पूर्व में ही वर्णन कर देती है। इसका मतलब पहले से ही एक योजना बना ली जाती है भी हम शोध कार्य में किन किन यंत्रों का प्रयोग करेंगे, कौन तथ्य संकलन के लिए किन विधियों का प्रयोग करेंगे, किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे, इनका पहले से ही जब निर्धारण कर लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं शोध अभिकल्प। शोध पररचना का अर्थ और परिभाषाएं। शोध पररचना का अर्थ जानने से पूर्व शोध का अर्थ जान लेना अति आवश्यक है। मतलब शोध का क्या अर्थ है। पररचना का मतलब तो एक डिजाइन हो गया, योजना हो गई। शोध का मतलब
शोध का तात्पर्य वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, इसका मतलब वर्तमान में जो ज्ञान है वो सही है या नहीं, उसकी शुद्धता की जांच करना और नवीन ज्ञान का सृजन करना और उसी के आधार पर नए सिद्धांतों नए ज्ञान का सृजन करना या पैदा करना। मोस्सर क्या कहते हैं सामाजिक शोध के बारे में? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित छानबीन को हम सामाजिक शोध कहते हैं। इसका मतलब किसी भी समस्या से संबंधित विस्तृत और गहन और नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित का मतलब क्रमबद्ध जो छानबीन की जाती है उसी को सामाजिक शोध कहा जाता है। इस शोध कार्य को करने से पूर्व उस कार्य से संबंधित जो योजना या रूपरेखा बनाई जाती है उसे ही शोध परिरचना या शोध विकल्प कहा जाता है। इसका मतलब ये जो शोध कार्य हम करेंगे, इस कार्य को करने से पहले ही शोध के लिए हम जो योजना बनाते हैं उसी को हम शोध परिरचना कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शोध परिरचना क्या है? एक पहले से तैयार की गई योजना है कार्य करने से पहले। जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, पेपर है, पेपर के लिए आप पहले से तैयारी करते हो, भी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, पहले कौन सी यूनिट का क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से आप एक मन में एक योजना बनाते हो, तो वो योजना ही परिरचना है। और जब सामाजिक शोध के लिए हम किसी इस तरह की योजना बनाते हैं तो शोध परिरचना कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? परिरचना शोध कार्य करने से पहले की गई एक बनाई गई एक रूपरेखा या योजना को कहेंगे। जैसे भवन निर्माण से पूर्व जब हम मकान बनाते हैं तो उससे पहले एक योजना बनाते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, विवाह या अन्य कोई भी उत्सव बनाते हैं उसका दिन भी हम फिक्स करते हैं, समय भी हम फिक्स करते हैं, तो वो एक योजना पहले से बनाते हैं हम। तो वो जो पहले से हम योजना बनाएंगे तो वही योजना क्या कहलाएगी? शोध अभिकल्प कहलाएगी। इसका मतलब ये परिरचना हम दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, प्रत्येक चीज़ की हम पहले से योजना बनाते हैं। जब यही योजना शोध कार्य के लिए बनाई जाए तो शोध अभिकल्प के नाम से जानी जाती है। जो शोध कार्य को, अब ये योजना हम क्यों बनाती है? जैसे भवन के लिए हमने एक योजना बनाई है, तो वो योजना हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हमें एक दिशा निर्धारित कर देती है, हमें एक दिशा दिखाती है भी किस दिन काम करना है, पहले काम कौन सा करना है, उसके पश्चात काम कौन सा करना है, उस काम पर कितने व्यक्ति लगाने हैं। तो ये पहले से यदि हमें पता होगा तो हमें दिशा तो मिलेगी मिलेगी, इसके साथ साथ हमारे समय में भी बचत होगी, हमारे श्रम में भी बचत होगी और जो हमारा काम है वो अधिक कुशलता के साथ होगा। जो शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है शोध अभिकल्प कहलाती है। विभिन्न विद्वानों ने शोध अभिकल्प को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। कैरोल क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय अनुसंधान की योजना एक कार्य की योजना होती है। इसका मतलब यह एक काम की योजना है। कैरोल कहते हैं यह वह योजना है जिसके द्वारा हम समस्याओं से जूझने का इरादा रखते हैं। इसका मतलब कौन कौन सी समस्याएं आएगी उनका पहले से ही हम अंदाजा लगाकर उसके लिए तैयार रहते हैं। तो वो क्या इसका मतलब ये शोध कार्य के लिए पहले से बनाई गई एक योजना है। तो कैरोल ने भी यही बात कही है। एकोफ क्या कहते हैं? अभिकल्प या परिरचना का अर्थ योजना बनाना है, सीधी सी बात है। किस चीज़ की योजना? हम किस चीज़ की बनाएंगे? जो काम आगे हम करेंगे। अर्थात परिरचना पूर्व नियोजित निर्णय लेने की प्रक्रिया। पूर्व नियोजित का मतलब पहले से ही निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है ताकि परिस्थितियां पैदा होने पर इसका प्रयोग किया जा सके। यह सूझबूझ मतलब अपनी समझ और ज्ञान और पूर्वानुमान की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपेक्षित परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शोध अभिकल्प शोध कार्य से संबंधित एक पूर्व योजना है। जो हम शोध का कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या हमने निर्धारण की, अब बेरोजगारी पर हम स्टडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उस समय हम किन किन लोगों से सूचना एकत्रित करेंगे, किन विधियों से सूचना एकत्रित करेंगे, हमारे सूचना के स्रोत कौन कौन से होंगे, निदर्शन हम कैसे लेंगे, तो इन सब के जो हम पहले से योजना बना लेते हैं तो उसी को हम शोध परिरचना या शोध अभिकल्प कहते हैं, जो कि हमें अध्ययन विषय से संबंधित एक दिशा प्रदान करता है। जो शोध कार्य मितव्ययता के साथ साथ एक शोध कार्य को मितव्ययता के साथ साथ एक दिशा प्रदान भी करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। एक अच्छे शोध अभिकल्प में, एक अच्छी शोध परिरचना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। पहला इसका लचीलापन। जो शोध परिरचना हमने बनाई है उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें बदलाव संभव होना चाहिए।
जैसे हमने मकान का एग्जाम्पल लिया था, तो भवन निर्माण किया, हमने एक नक्शा बनाया, यदि हमें बीच में ज़रूरत पड़े भी इसमें किचन हमें थोड़ी सी इस साइड लेनी है या इस साइड में लेनी है, इतनी यदि उसमें संभावना है तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है। तो एक अच्छी शोध संरचना में बीच में यदि परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। उद्देश्य के अनुकूल शोध संरचना उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य किसी समस्या का निदान करना है तो शोध संरचना उसी के अनुसार होनी चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या है, उसके कारणों को ढूंढना है, तो उसके अनुसार शोध संरचना होनी चाहिए। यदि ज्ञान अर्जन करना है समस्या से संबंधित, तो हमारी शोध संरचना ज्ञान उसके अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारा शोध का उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के को ध्यान में रखकर शोध संरचना का निर्माण करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता पर आधारित, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है? निष्पक्षता। शोध संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कहीं भी पक्षपात की संभावना न हो, या हम यूं कहें कि जो शोध करता है वो पूर्णतः निष्पक्ष होकर कार्य कर सके, ऐसी शोध संरचना होनी चाहिए। मितव्ययी शोध संरचना मितव्ययी होनी चाहिए। इसका मतलब शोध संरचना ऐसी होनी चाहिए जो अध्ययन को अनावश्यक तत्वों को हटाकर अनावश्यक तत्वों को उससे हटा दे, जिससे उसमें लगने वाले समय में भी कमी आए और इसके साथ साथ उसकी लागत में भी कमी हो। उपयुक्त शोध संरचना उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त का मतलब उद्देश्य से के अनुसार ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ शोध संरचना ऐसी होनी चाहिए जो विश्वसनीय सामग्री का संकलन कर सके। विश्वसनीय का मतलब वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो सामग्री है, आंकड़े, उनका संकलन कर सके। एक इसकी अन्य विशेषता यह है कि जो शोध संरचना है वो शोध कार्य से पहले तैयार की गई एक रूपरेखा है। ये केवल एक ढांचा है, एक प्रारूप है जिसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो अनुसंधान से पूर्व की तैयार की गई रूपरेखा ही जो है वो शोध संरचना कहलाती है। सरलता, एक इसकी विशेषता सरलता का गुण इसमें होना चाहिए। इसका तात्पर्य सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल है, उन जटिल घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने का गुण है, उसी के ऊपर आधारित शोध संरचना होनी चाहिए। सामाजिक शोध से संबंधित शोध संरचना सामाजिक शोध से संबंधित होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज में जो भी समस्या है, जो भी विषय है, उसी से संबंधित संरचना तैयार की जाती है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, इसका तात्पर्य कि इसके उद्देश्य क्या है, हम शोध संरचना क्यों तैयार करें। देखिए, इसके उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं। तो पहला इसका आएगा समस्या या शोध विषय से संबंधित ज्ञान अर्जन करना। शोध संरचना कोई भी शोध का कार्य है, उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना होता है। तो यहाँ पर जब कोई भी हमने, जैसे हमने बेरोजगारी का लिया था एग्जाम्पल लिया था, बेरोजगारी हमारा अध्ययन का विषय है या शोध का विषय है, तो उसके से संबंधित जब अन्वेषणात्मक संरचनाओं का जैसे हम निर्माण करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है भी उस विषय से संबंधित अधिकतम ज्ञान का अर्जन करना, ताकि उस विषय को आसानी से समझा जा सके। उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाएं हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित होती है, और शोध संरचना है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, क्योंकि वो हमारे विषय या समस्या से संबंधित वास्तविक, यथार्थ और पूर्ण सूचनाएं हमें उपलब्ध कराती है, और उसी सूचना के आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, उपकल्पना कोई भी घटना है वो अकस्मात घटित नहीं होती, उनके पीछे कोई न कोई कारण होते हैं। उन कारणों का पता लगाने के लिए भी जो शोध संरचना है उसका निर्माण किया जाता है। अज्ञात तथ्यों का पता लगाना, वे तथ्य जो छिपे हुए हैं, जो सम्मुख नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उन छिपे हुए तथ्यों को पता लगाना भी शोध संरचना का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे कोई भी किशोर है वो अपराधी व्यवहार क्यों करता है, उनके पीछे क्या कारण है, उन छुपे हुए तथ्यों का पता लगाना भी शोध संरचना का मुख्य उद्देश्य है। शोध संरचना का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ता को एक दिशा दिखाना, एक राह दिखाना है। उसको पहले से ये बताना है कि उसे किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि उसके जो निष्कर्ष है, जो उसके नियम है, जो अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है, वो अच्छी तरह से सफलतापूर्वक उसको अचीव कर सके। तो शोध संरचना शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से भी तैयार की जाती है। अध्ययन को सरल, मितव्ययी और वस्तुनिष्ठ बनाना शोध संरचना का मुख्य उद्देश्य है। जो सामाजिक समस्याओं की जटिल प्रकृति है उनको सरल बनाना है,
उनको मितव्ययी बनाना जिससे समय और लागत कम हो, और उनको वस्तुनिष्ठ बनाना जिसमें किसी तरह के पक्षपात की संभावना ना रहे। अब शोध पररचना का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना ही नहीं है, बल्कि उस अर्जित ज्ञान के आधार पर अपने विषय या सामाजिक समस्या से संबंधित उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो शोध पररचना के उद्देश्यों के आधार पर ही शोध पररचना के प्रकार का निर्माण किया गया है। तो उनके प्रकार के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सामाजिक शोध, अब देखिए उसके उद्देश्यों में विभिन्नता है। सामाजिक शोध कार्य के उद्देश्यों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य ज्ञान अर्जन या जिज्ञासा शांत करने के लिए, तो कुछ उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए किए जाते हैं, या उपकल्पनाओं की सत्यता को जांचने के लिए शोध कार्य किए जाते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की विभिन्नता के आधार पर शोध पररचना के को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक या निरूपणात्मक शोध पररचना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना, किन चीज़ों की खोज करना? जो छिपी हुई चीज़ है। तो जब शोध पररचना किसी भी घटना या विषय से संबंधित छिपे हुए तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी तरह की प्रारूप या रूपरेखा या योजना बनाई जाती है, तो उसको अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो देखिएगा, किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे हुए अज्ञात तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से जो शोध पररचना बनाई जाती है, उसे अन्वेषणात्मक पररचना कहा जाता है। जैसे किशोरों में विचलित या अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन करने के लिए अन्वेषणात्मक शोध पररचना का सहारा लिया जाता है। इस शोध पररचना का उद्देश्य अवधारणाओं की स्पष्ट, अब ये जो अन्वेषणात्मक शोध पररचना, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक शोध में जो जो अवधारणाएं उनको स्पष्ट करना, समस्या के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना, जो भी हमारी सामाजिक समस्या हमने ली है शोध के लिए, उसके बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, वह अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना, भी उसी ज्ञान के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करना भी हमारा शोध का कार्य किस दिशा में जाएगा, कैसे करना है, ये अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक जो पररचना है उसका उद्देश्य है। तो अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक पररचना वो पररचना होती है जो सामाजिक समस्या के पीछे छिपे हुए तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। अब अन्वेषणात्मक शोध विकल्प निर्माण में सहायक विधियां कौन कौन सी है? किन विधियों के सारे हम सूचनाएं प्राप्त करेंगे? पहला, संबंधित साहित्य का ज्ञान। जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि जो शोध विषय है, उस शोध विषय से संबंधित प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य जो भी उपलब्ध है, उस साहित्य का गहन अध्ययन करना चाहिए। उसमें प्रयुक्त विधियों का, उसमें प्रयुक्त सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, अवधारणाओं की स्पष्टता होगी, और उसी ज्ञान के आधार पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, और हमारे जो अध्ययन विषय है, अध्ययन का कार्य है, उससे संबंधित एक रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अनुभव सर्वेक्षण। उन लोगों का पता लगाना जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव है, जो सामाजिक समस्या हमने ली है, जो विषय लिया है, उसका अनुभव है। ऐसे लोग जो अशिक्षा के कारण या संसाधनों के अभाव के कारण अपने अनुभव को साझा नहीं कर पाए, उन लोगों से संपर्क स्थापित करके उनसे वो अनुभव लेना, और वह अनुभव भी हमारे शोध कार्य में समस्या के स्पष्टता में, अवधारणाओं की स्पष्टता में, उपकल्पना के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सूचनादाताओं का चयन। इसके पश्चात जो अन्वेषणात्मक शोध विकल्प है, उसमें के निर्माण में सही सूचनादाताओं का चयन का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सही सूचनादाताओं का चयन कैसे करें? जो लोग उस समस्या से पीड़ित हैं, या जिन लोगों ने उन समस्या को देखा है, उन समस्या को भोगा है, उन सूचनादाताओं का सिलेक्शन करना और उन्हीं सूचनादाताओं से संपर्क करने से ही उस समस्या के बारे में हमें वास्तविक ज्ञान या छुपे हुए तथ्य उनके बारे में हम जान पाते हैं। उपयुक्त प्रश्न पूछना, और एक इसका महत्वपूर्ण विधि है शोध विषय से संबंधित जो हमने सूचनादाताओं का चयन किया, उनसे सही प्रश्न पूछना, शोध विषय से संबंधित प्रश्न पूछना, ताकि सूचना विश्वसनीय और वास्तविक प्राप्त हो सके। अंतर्दृष्टि प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण। ऐसे उदाहरण जिनके जो अपने को प्रेरित करते हैं या उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देते हैं, उन उदाहरणों का विश्लेषण भी इसमें करना चाहिए। तो जो अन्वेषणात्मक है, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध विकल्प है, उसका
तात्पर्य ये होता है कि किसी भी सामाजिक घटना के पीछे छुपे हुए कारकों या तत्वों या अज्ञात तथ्यों का पता लगाने के लिए के उद्देश्य से जो हम एक योजना तैयार करते हैं उसको अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अभिकल्प या पररचना कहा जाता है। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव का वर्णन करना, किसका वर्णन करना? समस्या का वर्णन करना, सामाजिक समस्या का वर्णन करना। और सामाजिक समस्या का वर्णन कब पर कर पाएंगे? जब उस समस्या से संबंधित वास्तविक, पूर्ण और विस्तृत सूचना हमारे पास होगी। तो किसी भी सामाजिक समस्या या विषय से संबंधित वास्तविक, पूर्ण और विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पररचना या जो योजना या जो डिजाइन तैयार किया जाता है उसे वर्णनात्मक शोध विकल्प कहा जाता है। और वर्णनात्मक शोध विकल्प का मतलब क्या होगा? किसी भी सामाजिक समस्या या शोध विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से जो शोध पररचना बनाई जाती है उसी को हम वर्णनात्मक शोध विकल्प कहते हैं। इसी वास्तविक जानकारी के आधार पर समस्या का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब यह जो वर्णनात्मक शोध विकल्प है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीके से इसमें अध्ययन किया जाता है। यदि इसमें वैज्ञानिक चरणों का फॉलो नहीं किया जाता तो इसमें जो सूचनाएं आएगी वो अवास्तविक सूचनाएं आएगी, हमारे पास सही सूचनाएं नहीं आएगी। और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर जब हम समस्या का विवरण देंगे तो वह विवरण भी सही नहीं होगा, क्योंकि गलत सूचनाओं के आधार पर गलत वर्णन किया जाएगा। अब इसमें शोध, जो वर्णनात्मक शोध विकल्प है, इसमें किन किन चरणों को पालन किया जाता है? इसमें वही चरण है जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं। जैसे उद्देश्यों के निर्धारण, फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। सबसे पहले में उद्देश्य का निर्धारण करना है, भी हमारे अध्ययन का विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके पश्चात तथ्य संकलन की प्रविधियों का, भी किन प्रविधियों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, अनुसूची, प्रश्नावली, केस स्टडी या फिर इंटरव्यू आदि, इनमें से किस विधियों के माध्यम से हम तथ्य विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करेंगे, वो हमें पहले से यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसका डिसाइड करना होगा। तीसरे चरण में निदर्शन का चयन, क्योंकि सभी इकाइयों से जो है वो संपर्क करना, अध्ययन का विषय क्षेत्र यदि बड़ा है तो सभी इकाइयों से संपर्क करना आसान काम नहीं है। तो उस स्थिति में हमें ऐसी इकाइयों का चयन करना जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये तीसरे जो चरण है, इस चरण के अंदर निदर्शन का चयन किया जाता है जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। तथ्यों का संकलन है, उनकी जांच करना। इसके पश्चात विभिन्न पूर्व निर्धारित विधियों जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि विधियों से तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनकी जांच की जाती है, भी वो तथ्य, वो सूचनाएं सही है या नहीं, अध्ययन के लिए वो आवश्यक है या अनावश्यक है। यदि अनावश्यक सूचना है तो उनको हटा दिया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण, इसके पश्चात उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त तथ्यों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण और सारणीन किया जाता है। फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करके विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात अंतिम चरण आता है वो रिपोर्ट लिखना, नियम निर्धारण करना, भी हमारे निष्कर्ष क्या निकले उन निष्कर्षों का वहाँ पर प्रतिवेदन किया जाता है। तो ये वर्णनात्मक शोध विकल्प था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं निदानात्मक शोध पररचना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निदान करना, किसी भी शोध समस्या के कारणों की खोज करके उसका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जो पररचना बनाई जाती है उसे निदानात्मक शोध पररचना कहा जाता है। इसका मतलब कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करना है। समाधान कब करेंगे? जब उसके कारणों का पता होगा। तो समस्या के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करने के उद्देश्य से जो पररचना बनाई जाती है तो उस पररचना को हम क्या कहते हैं? निदानात्मक शोध पररचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए असंतुष्ट छात्राओं ने कोई सी विषय को लेकर हड़ताल कर दी, तो उस समस्या के समाधान के लिए जब हम योजना बनाएंगे तो ऐसी योजना बनाएंगे जिससे उस समस्या के कारण क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी योजनाएं, रूपरेखा तैयार की जाएगी जिससे उस समस्या के कारणों के बारे में हमें पता चल सके और फिर उसी कारणों के आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इस शोध विकल्प में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उपकल्पना का निर्माण करके वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य किया जाता है। मतलब इसमें वैज्ञानिकता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है और विश्वसनीयता भी है।
इसमें किसी तरह के पूर्वाग्रह या पक्षपात का सहारा नहीं लिया जाता। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली और है कि जो शोध करता है वो केवल उस समस्या का समाधान सुझाता है, समाधान प्रस्तुत करता है, लागू करने का उसका काम नहीं है। लागू करने का कार्य है, वो लागू करे या न करे ये प्रशासकों पर, समाज सेवकों पर, नीति निर्धारकों पर निर्भर होता है, क्योंकि जो शोध करता है वो तो केवल उसका समाधान प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात अगला आता है प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक या व्याख्यात्मक शोध विकल्प। जब प्रयोगात्मक का मतलब प्रयोग करना, प्रयोग कहाँ होगे? प्रयोगशाला में होगे। तो जब प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह दो चरों का परस्पर संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो पररचना बनाई जाती है, दो चर, दो समूह या दो चरों के बीच में आपस में क्या संबंध है, उन पर जब प्रयोग करने के उद्देश्य से एक पररचना बनाई जाती है तो उसे प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध पररचना कहा जाता है। प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक या व्याख्यात्मक शोध पररचना कहा जाता है। अब इसमें दो समूह होंगे, एक समूह तो नियंत्रित समूह होगा, मतलब हमारे कंट्रोल में होगा, और दूसरा समूह प्रायोगिक समूह होगा। नियंत्रित समूह को जैसा है वैसे ही रहने दिया जाएगा, जबकि प्रायोगिक समूह में जिस कारक का हमें अध्ययन करना चाहते हैं उस कारक का समावेशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल के प्रभाव युवा पीढ़ी पर या छात्र छात्राओं पर मोबाइल के प्रभाव को जानना है, तो एक नियंत्रित समूह होगा, उस समूह में मोबाइल प्रयोग को नहीं करने दिया जाएगा, और जबकि दूसरा समूह प्रयोगात्मक समूह, उस समूह के अंदर मोबाइल प्रयोग करने की छूट दी जाएगी। और बाद में उन दोनों में जैसे मान लीजिए परीक्षा परिणाम आएगा तो उनकी स्टडी का अध्ययन किया जाएगा, और यदि मान लीजिए ये निकल कर आता है कि जो बच्चे मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं उनका परीक्षा परिणाम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनके मुकाबले में बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, तो इससे व्याख्या या इसका निष्कर्ष या इसका प्रयोग का परिणाम क्या निकलेगा कि मोबाइल है वो स्टडी के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो इसका मतलब जिस भी कारक का अध्ययन करना है उस कारक का जो प्रयोगात्मक समूह है उसमें प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पश्चात परीक्षण, पश्चात परीक्षण का मतलब हो गया दो समूह लेंगे, और एक समूह तो कौन सा होगा? दो समूह लेंगे, इसके अंदर एक समूह होगा वो तो नियंत्रित होगा और एक समूह होगा वो अनियंत्रित होगा, मतलब उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, या हम यूं कहें कि उसको प्रायोगिक समूह कहा जाएगा। समान विशेषता वाले दो समूह ले लिए, एक नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह। अब जिस भी कारक का हमें अध्ययन करना है वो एक्सपेरिमेंट प्रयोग दूसरे समूह पर किया जाएगा और इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको लागू कर दिया जाएगा। जैसे दो समूह ले लिए हमने छात्र छात्राओं के, एक समूह के अंदर छात्र छात्राएं हैं वो अलग अलग स्कूल के अंदर जाते हैं, जैसे एक में बॉयज़ है और एक में गर्ल्स है, और एक हमने ले लिया को एजुकेशन का। अब उस पर हमने देखा भी को एजुकेशन वाले हैं ना वो आपस में भाग कर जो कोर्ट मैरिज है वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सह शिक्षा है, को एजुकेशन है, तो यहाँ पर जो दोनों अलग अलग बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनमें कोर्ट मैरिजेज के केस नहीं आए, जबकि जो सह शिक्षा है उसमें कोर्ट मैरिजेज के केस काफ़ी आए। इसका मतलब क्या निकला कि जो सह शिक्षा है वो बढ़ावा दे रही है किसको? कोर्ट मैरिजेज को भी। कोर्ट मैरिज का कारण सह शिक्षा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें समान विशेषता वाले कैसे भी पढ़ने वाले बच्चे हमने ले लिए, एक के अंदर तो सह शिक्षा लागू कर दी और एक के अंदर को एजुकेशन नहीं लागू की, सेपरेट एजुकेशन चल रही थी। सह शिक्षा का परिणाम ये रहा कि कोर्ट मैरिज के केस बढ़े और इसमें केस नहीं बढ़े। तो जो कारण था सह शिक्षा का प्रभाव जानना चाहते थे तो हमने प्रयोगात्मक समूह के अंदर सह शिक्षा का प्रवेश करवाया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले वो लागू कर दिए। तो पश्चात परीक्षण का मतलब समान विशेषताओं वाले दो ग्रुप बनाने के बाद प्रयोगात्मक समूह के अंदर हम जिस कारक का परीक्षण करना चाहते हैं वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। पूर्व पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात का मतलब पहले भी और बाद में भी, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें ध्यान रखना एक ही समूह होगा, विशेष कंडीशन से पहले और बाद में अध्ययन किया जाएगा। जैसे हमने संयुक्त परिवार का अध्ययन किया है, औद्योगिकरण है, ये अवस्था होगी औद्योगिकरण से पहले संयुक्त परिवार और औद्योगिकरण के पश्चात संयुक्त परिवार। अवस्था क्या है? औद्योगिकरण। समूह एक ही है। तो हम इसमें अध्ययन करके पाएंगे कि औद्योगिकरण से पहले संयुक्त परिवार संगठित थे,
एकता थी, और औद्योगिकरण के बाद के जो परिवार है वो संयुक्त परिवार विघटित हो गए और एकल परिवार बन गए। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि औद्योगिकरण कारण रहा संयुक्त परिवार के विघटन का। इसका मतलब औद्योगिकरण से पहले और बाद की अवस्थाओं का अध्ययन हमने किया। इसी तरह से हम स्टडी कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की भी। मोबाइल फ़ोन आने से पहले और बाद में अपराधों में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, तो हम देखें किशोरों के अंदर या वयस्क है उनके अंदर मोबाइल से पूर्व में अपराध कम थे, और यदि हम स्टडी में निकल कर आता है भी बाद में इनमें अपराध बढ़े, तो इसका मतलब अवस्था क्या हुई, मोबाइल फ़ोन। और उससे क्या मोबाइल अपराध बढ़े, इसका मतलब मोबाइल का अपराध बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान या बहुत अधिक योगदान रहा। ये काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूरी नहीं है इसका ऐसा प्रभाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्व पश्चात परीक्षण में एक ही समूह होगा और एक विशेष अवस्था से पूर्व और बाद में उनका अध्ययन किया जाएगा और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। कार्यांतर तथ्य परीक्षण। कार्यांतर तथ्य परीक्षण, कार्यांतर का मतलब कार्य में अंतर। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो शोध करता है वो ऐतिहासिक घटनाओं को न तो घटा सकता है न उनकी पुनरावृत्ति कर सकता है। तो वो क्या करेगा भी, जो भी घटना घटित हुई है, जो घटना घटित हुई है उस घटना का ये दो समूह लेगा। इसमें भी दो समूह होंगे और पहले में भी दो समूह होंगे और इसमें केवल एक समूह होगा। इसमें दो समूह लेंगे, एक समूह तो वो होगा जिसमें वो घटना घटित हुई है और एक समूह वो होगा जिसमें घटना घटित नहीं हुई है। फिर उन दोनों समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करेगा और इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ऐतिहासिक घटना चक्रों का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या फिर अवस्थाओं के कारणों की खोज कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहलाएगा। तो ये इसके टाइप्स थे। इसके पश्चात सेल्फ असेसमेंट सेशन के अंदर हम देखते हैं शोध विकल्प से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, अच्छे शोध विकल्प की कोई 2 विशेषताएं बताइए, कोई 3 विशेषताएं बताइए, कोई 3 उद्देश्य बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अन्वेषणात्मक शोध विकल्प क्या है, वर्णनात्मक शोध विकल्प क्या है, परीक्षणात्मक शोध विकल्प क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। कार्यांतर तथ्य परीक्षण क्या है, और इसके साथ साथ पूर्व पश्चात परीक्षण क्या है, पश्चात परीक्षण क्या है, या फिर परीक्षणात्मक शोध विकल्प के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के। शोध संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाएं। शोध संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं या उद्देश्यों को बताएं। ये 16 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। यदि इसमें किसी तरह के कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।